हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज आपकी ये लास्ट क्लास है। कोल वर्क हमारा बाइगोस्की और पियाजे कंप्लीट हो चुका है और बाकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई हैं और प्लेलिस्ट सभी क्लास की तैयार हो चुकी है। आप लोग प्रीवियस ईयर की सारी क्लासेस एक बार जाकर देख लीजिए। सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है इसके बाद हम प्रैक्टिस चैप्टर वाइज ही शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी कोई भी परेशानी है आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं लॉरेंस कोहलर को। ठीक है, वैसे तो ये मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया, ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मनी के कौन थे बेटा? ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मन और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, सॉरी। ठीक है, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर ने काय का सिद्धांत दिया? डायरेक्ट सीधा आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलर ने नैतिक विकास का क्या दिया? सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत हिंज नामक व्यक्ति पर क्या था? आधारित था, जिनकी पत्नी को क्या था बेटा? कैंसर था। क्या था? कैंसर था। ठीक है, तो इसकी स्टोरी अभी बताता हूँ जब ये तीनों शब्द आपको समझा दूंगा। उनका प्रयोग किस पर था? उनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बालकों पर था। कहता है सिर्फ बालकों पर था, यानी कि महिलाओं पर नहीं था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, महिलाओं पर नहीं था, सिर्फ बालकों पर किया गया था। उनके सिद्धांत में 3 शब्द महत्वपूर्ण है। एक नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा और नैतिक कार्यवाही। ठीक है, नैतिक तर्कणा एक बड़ा शब्द है जो कि नैतिक दुविधा छोटा शब्द है और नैतिक दुविधा किसका भाग है? नैतिक तर्कणा का भाग है। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, इन दोनों तीनों शब्दों को सपोज़ के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मेरी ताई की यहाँ शादी है और मेरे मौसी की यहाँ शादी है। ताई जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, ठीक है, और मौसी जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है। ठीक है, और दोनों की शादी एक ही डेट पर है। ठीक है, तो अब मैं दुविधा में पड़ गया कि मैं मौसी की यहाँ शादी में जाऊँ या ताई की यहाँ शादी में जाऊँ। तो दोनों में से कहाँ जाऊँ, यानी कि मैं कंफ्यूज़ हो गया कि यार मौसी के यहाँ जाऊँ या ताई के यहाँ जाऊँ। तो ये कंफ्यूज़ होना, दुविधा में पड़ना नैतिक दुविधा कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से बता दे रहा हूँ, ताई के यहाँ भी शादी है, मौसी के यहाँ भी लड़के की शादी है, दोनों जगह एक ही डेट है। ठीक है, तो मैं ताई के यहाँ जाऊँ शादी में या मौसी के यहाँ जाऊँ शादी में, ये क्या है? नैतिक दुविधा, यानी कि मैं दुविधा में पड़ गया। अब मैं कहीं एक जगह तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ये तो मुझे क्लियर करना ही होगा कि मुझे किसी एक जगह जाना है। तो ये क्या है? आपका नैतिक तर्कणा है। देखो, सही गलत निर्धारित करने की विचार प्रक्रिया। ठीक है, जो हम सही और गलत क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया आ जाए। और जबकि नैतिक दुविधा क्या है? विरोधाभासी विकल्पों पर उलझ जाना। जैसे कि मैंने बताया, मैं उलझ गया कि यार मैं ताई के यहाँ शादी में जाऊँ या मौसी के यहाँ शादी में जाऊँ, यानी कि मैं उलझ गया। उलझना क्या है? नैतिक दुविधा। और वो जब मैं उलझ गया हूँ तो उसमें से एक डिसीज़न लूँगा कि यार मैं ताई के यहाँ जाऊँ या मौसी के यहाँ जाऊँ। तो उनमें से मैं एक डिसीज़न तो लूँगा कि यार मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरे पास पैसे की भी कमी है तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाऊँगा, यानी कि मौसी के यहाँ जाऊँगा। ठीक है, ताई के यहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैंने एक डिसीज़न ले लिया, ये नैतिक तर्कणा है हमारा। ठीक है, नैतिक तर्कणा। नैतिक कार्यवाही क्या है? यानी कि नैतिक व्यवहार का चुनाव करना। जो मैंने अभी चुनाव किया ये हमारा नैतिक कार्यवाही है। ये क्या है? हमारी नैतिक कार्यवाही है। कार्यवाही का मतलब ये नहीं है बेटा कि मैं कोई गलत काम करूँ। जैसे कि सभी के साथ देखो नैतिक लगाव है, और नैतिक लगाव है यानी कि कोई नेगेटिव काम नहीं होगा, कोई पॉजिटिव ही काम होगा। जैसे मैं ये बता सकता हूँ एक और एग्जांपल लेके कि नैतिक कार्यवाही क्या है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि ताई की शादी लड़के की है, मौसी की शादी लड़की की है और डिस्ट्रिक्ट में ही है मौसी की शादी। जबकि ताई की यहाँ जो लड़के की शादी है वो कहाँ पर है आपकी? वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। मेरे पास पैसे भी नहीं है, और अगर मैं लड़के वाले के पास जाता हूँ तो ये होता है कि लड़के के पास सिर्फ लेने आए हैं, जबकि लड़की की शादी में जाते हैं तो देना पड़ता है। तो सही डिसीज़न क्या है? तो सही जो डिसीज़न होगा वो लड़की की शादी होगी, क्योंकि उसे देना चाहिए हमें। ठीक है, ना कि लड़के के पास जाके उससे लेना चाहिए। तो जो नैतिक कार्यवाही होगी वो सही चुनाव होगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, और जो लड़की की शादी है उसी में जाना चाहिए, यानी कि एक नए पॉजिटिव डिसीज़न लेना, ये नैतिक कार्यवाही कहलाता है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से एग्जांपल से इसे क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब नैतिक विकास के इन्होंने कितने चरण दिए हैं बेटा? तो नैतिक विकास के इन्होंने 3 चरण दिए हैं।
ठीक है। ये तीनों चरण किस पुस्तक में है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तीनों चरण जो उनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये तीनों वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, वो पुस्तक का नाम मैंने आगे लिख दिया है। सबसे पहली अवस्था है इनकी पूर्व नैतिक अवस्था, ये 3 से 10 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 3 से, अच्छा वो स्टोरी बताना भूल गया आप लोगों को, स्टोरी में भूल गया बताने को। मैंने बताया था हुआ क्या था कि हिंज नामक एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर था, लेकिन उसी समय एक बहुत ही बुज़ुर्ग या बूढ़ा आदमी, खड़ूस कह सकते हैं, उसने एक कैंसर की दवा बनाई थी। हिंज भी पैसे वाला था बहुत। हिंज उसके पास गया, लेकिन उसने उसे पैसा वाला देखकर उसने क्या किया, दवा के दाम 10 गुना बढ़ा दिए उसने। ठीक है, जो जिसने भी कैंसर की दवा बनाई थी। अब जो हिंज था उसके पास पैसों की कमी हो गई, तो हिंज ने क्या किया, वो दुविधा में पड़ गया कि यार पैसे ख़त्म हो गए, मुझे पत्नी की जान भी बचाना है, चोरी करूं या ना करूं। ये है नैतिक दुविधा। नैतिक तड़कड़ा क्या है, उसमें से कोई एक डिसीज़न लेना। तो उसने डिसीज़न लिया कि रात में क्या कि उनने चोरी कर ली, दरवाज़ा तोड़ा और दवा चुरा ली। ये हो गया नैतिक तड़कड़ा। नैतिक कार्रवाई क्या है, मैंने बताया था सही चीज़ का चुनाव करना। अब आप सोचते हो चोरी करना गलत बात है, नहीं, चोरी करना गलत बात है नैतिक, लेकिन मैंने किसी इंसान की जान बचाना। देखो, दवा चुरा ली, दवा दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन जान चली गई, दोबारा नहीं आ सकती। तो जो नैतिक कार्रवाई है वो यही होगी कि उसका दवा चुराना ठीक था, यानी कि उसने जो डिसीज़न लिया, दुविधा में पड़ा, वो नैतिक दुविधा हो गई कि यार चोरी करूँ या ना करूँ। चोरी कर ली, एक डिसीज़न लिया कि मुझे चोरी करना है, ये नैतिक तड़कड़ा है। जाकर चोरी कर ली, ये नैतिक कार्रवाई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नैतिक की 3 अवस्थाएं होती हैं नैतिक विकास की। पूर्व नैतिक अवस्था यानी कि नैतिकता के पहले का समय, यानी कि जब नैतिकता नहीं होती है, ये 3 से 10 वर्ष तक चलती है। इसको 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है आत्म केंद्रित, जिसे हम यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता कहते हैं, यानी कि स्वार्थी व्यवहार या स्वार्थी बच्चा भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्वार्थी बच्चा, ठीक है, स्वार्थी बच्चा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो स्वार्थी होता है वो कहता है कि यार सारी मिठाई मुझे दे दो, सारी मिठाई मुझे दे दो, यानी कि बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ कौन बैठे हुए हैं, और पियाजे ने कोलबर्ग ने ये भी कहा है कि मेरी जो दूसरी अवस्था होगी वही नैतिक कार्रवाई को क्या करेगी, डिसाइड करेगी, यानी कि जो दूसरी अवस्था होगी वही नैतिक कार्रवाई को डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, माता पिता बैठे हुए हैं। माता पिता कहते हैं कि बेटा कुछ मिठाई अपने छोटे भाई को भी दे दो, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि अगर आप नहीं दोगे तो आपकी क्या होगी, पिटाई होगी। अब बच्चा क्या हो जाता है, नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि यार मैं मिठाई दूं या ना दूं। अब उसमें से वो एक डिसीज़न लेगा कि यार मुझे मिठाई देना चाहिए। ये क्या हो गया, नैतिक तड़कड़ा हो गई। ठीक है, डिसीज़न क्या है, अभी मैंने बताया कि जो उनकी दूसरी अवस्था होगी वही नैतिक कार्रवाई को करेगी। अगर बच्चा हमेशा स्वार्थी रहेगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, दूसरों को चीज़ नहीं देगा, तो नैतिक कार्रवाई सही नहीं होगी। इसलिए नैतिक कार्रवाई जो है दूसरी वाली अवस्था में फॉलो होगी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, देखो, कोहलवर की वे अवस्था जिसमें नैतिकता का अभाव होता है, तो पहली अवस्था का नाम भी है पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि पहली अवस्था हो जाएगी जिसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि कोहलवर की वे अवस्था या नैतिकता जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है, तो पहली अवस्था हुई, इसमें नैतिकता किसके कारण होती है, माता पिता के द्वारा नियंत्रण की जाती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके बन सकता है, कोहलवर की वे अवस्था या नैतिकता जो दंड से निर्धारित होती है, तो वो भी पहली ही अवस्था होगी। देखो, दंड एवं आज्ञा पालन, पिताजी कहते हैं कि बेटा थोड़े खिलौने अपने छोटे भाई को भी दे दो वरना तुम पिटाई होगी, तो यहाँ पे दंड से निर्धारित हो रही है। कोहलवर की वे अवस्था, इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है नैतिक अवस्था। ठीक है, इसे हम परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था भी कहते हैं, 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इसमें एक तरफ कौन है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, या सामाजिक संकुचन अवस्था, यानी कि प्रशंसा पाने के लिए दूसरों का अनुकरण करना। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, उसी का अनुकरण करो, तो बच्चा क्या है, उन्हीं का अनुकरण करना शुरू कर देता है। लेकिन वो चाहता नहीं है कि मैं अनुकरण करूँ, लेकिन क्या है, पिताजी कह रहे हैं कि अनुकरण करो किसका, शर्मा जी के बेटे जैसा, इसलिए बच्चा क्या करता है, अनुकरण करना रखता है। अब वो चाहता है यार कैसे भी करके, दुआ करता है ईश्वर से कैसे भी करके कि यार शर्मा जी का बेटा कुछ ऐसी गलती कर दे जिससे कि मुझे बोलने में आसानी हो जाए। तो एक दिन क्या होता है कि वो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, और अब पिताजी, जैसे ही पिताजी को पता चलता है, पिताजी शांत होकर जाते हैं। अब वो कह भी नहीं सकते कि बेटा शर्मा जी के बेटा जैसा बनो, क्योंकि वो तो चोरी कर चुका है। अब बेटा बाप के पास जाता है, पिताजी के पास बोलता है जाके क्या मैं शर्मा जी के बेटा शर्मा जी के बेटे जैसा बनूं। अब पिताजी शांत होकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था, यानी कि कानून मानते हुए आत्मनिर्भरता। बच्चा क्या चाहता है कि यार
अब वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं अब शर्मा जी के बेटे जैसा बनूँ या आत्मनिर्भर, यानी कि मैं अपना निर्णय खुद लूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया, यानी कि अब वो नैतिक दुविधा में पड़ गया और उनमें से किसी एक का डिसीज़न लेगा, ये नैतिक तड़कड़ा हुई। और मैंने बताया दूसरी वाली जो उपावस्था हुई वो नैतिक कार्यवाही हुई, यानी कि बच्चा हमेशा दूसरों का ज़िंदगी भर अनुकरण थोड़ी ना करेगा, वो हमेशा आत्मनिर्भर ही रहना चाहेगा, यानी कि अपना निर्णय खुद लेना चाहेगा। तो ज़िंदगी भर तो वो अनुकरण नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो आत्मनिर्भर बनना चाहेगा। ये आ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, आप अच्छे बनो, समाज आपकी वाहवाही करेगा। ये कौन सी अवस्था आ जाती है, नैतिक अवस्था। अगर नैतिक अवस्था में नहीं होगा तो इसमें से कोई ऑप्शन होगा इस तरीके से, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की भी विन्यास होगा। ठीक है, मैं अपना निर्णय खुद ले लूँगा, ये आपकी दूसरी अवस्था आ जाएगी। ठीक है, तीसरा है उत्तर नैतिक अवस्था, जो 13 से 16 वर्ष तक चलती है। इसमें भी एक तरफ क्या है, सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था, यानी कि अपना अपना हित देखना। यानी कि तुम मुझे पेंसिल दो, मैं तुम्हें कल मैंने तुम्हें दी थी। यानी कि अगर इस एग्जाम्पल से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, चोर चोर मौसेरे भाई। यानी कि एक चोर दूसरे चोर के साथ रहना तो नहीं चाहता, सोचता है कि यार मुझे इसके साथ काम नहीं करना, लेकिन मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो पुलिस में पकड़ा गया तो वो मुझे भी पकड़वा देगा, है ना। ऐसी तो होता है ना। तो अपना अपना हित देखना। जस्ट दूसरा इसका है परोपकार, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता। परोपकार यानी कि मैं तो भूखा रह लूँगा, तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा, यानी कि दूसरे का भला ज़रूरी है, चाहे मेरा हो या ना हो। तो एक तरफ देखो यहाँ पे लिखा है अपना अपना हित देखना, दूसरी तरफ क्या है, परोपकार। तो एक तरफ दूसरों के लिए है और एक तरफ अपने लिए है। तो यहाँ पे दुविधा में पड़ गया बालक कि यार अपना अपना हित देखूं या दूसरों का भला करूं। तो मैंने बताया इसमें से कोई एक डिसीज़न जब वो लेगा तो वो नैतिक तर्कणा हो जाएगी। और जो डिसीज़न सही होगा, और कोहलबर्ग ने कहा भी है कि मेरी हमेशा दूसरी अवस्था है उपावस्था होगी, उसी को ही नैतिक कार्रवाई मानी जाएगी। तो देखो अपना अपना हित ये तो नहीं करना चाहिए, हमें परोपकार ही करना चाहिए। अगर सब दुनिया में ऐसे ही हो जाएंगे तो दुनिया क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो सार्वभौमिक नैतिकता यानी कि परोपकार, मैं तो भूखा रह लूँगा, सामने वालों को भूखा नहीं रहने दूँगा। ठीक है, ये क्लियर हो गए सारे पॉइंट। इनकी कुछ आलोचनाएं हैं जो उन्हें भी हम देख लेते हैं। कोहलबर्ग का प्रयोग जो था सिर्फ बालकों पर हुआ था। किस पर हुआ था? सिर्फ बालकों पर, जो अभी मैंने बता दिया था। इसलिए महिला नैतिकता पर कुछ न लिखने के कारण उनकी आलोचना की गई थी। उनके सभी चरण जो थे संस्कृतियों में एक जैसे हैं, जो कि संभव नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उनके जो चरण हैं सभी संस्कृतियों में एक जैसे हैं, ये सही होगा, गलत होगा? तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अपनी इंडिया की संस्कृति अलग है, कहीं विदेश की संस्कृति अलग है, तो सभी की संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि उनके जो सभी चरण हैं वो सभी संस्कृतियों में एक जैसे होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तीनों जो चरण मैंने बताए हैं वो इस पुस्तक से लिए गए हैं। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्लास के बाद क्लास की PDF टेलीग्राम पर मिल जाइए। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से एग्जाम्पल से उसे समझा दूंगा। ठीक है।